हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। तो आज की सीरीज में हम प्रतिबद्ध सीरीज को आगे लेके जाएंगे। एज यू नो, हमने पिछले सेशन में जुडिशरी पार्ट 1 किया था और आज हम जुडिशरी पार्ट 2 पे पहुंच गएंगे। सो जुडिशरी पार्ट 2 को जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे एंड यू विल सी जो भी हम थ्योरी यहाँ पर कर रहे हैं वो पीवाईक्यूज से ही अलाइंड है। तो इन एनी सेंस आपके जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। एंड एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, आपको सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड करनी है। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पर आपको माइंड मैप की पीडीएफ एंड जो नॉर्मल पीडीएफ आपको अगर पूरी पूरी थ्योरी पढ़नी है वो भी पीडीएफ आपको दे रखी है। सो बेसिकली यू हैव टू डाउनलोड द पीडीएफ फर्स्ट एंड देन यू हैव टू स्टडी दिस लेक्चर। इस लेक्चर को बाद में देखना उस पीडीएफ के साथ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जुडिशरी पार्ट 2 है। सो पहला टॉपिक आपको देखने को मिलता है विच इज पेंडेंसी इन जुडिशरी। नाउ ये टॉपिक है अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जहां पर हम पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात करते हैं तो जुडिशरी का सबसे बड़ा बर्डन आपको इसी में देखने को मिलता है। सो वील डिस्कस इट इन डिटेल। सो आप देख सकते हैं, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो रोबस्ट जुडिशरी सिस्टम के लिए यहाँ पर एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। और एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए, ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं वो एक्चुअली में थोड़े कम हो, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, है ना। सो इसीलिए यहाँ पर जो पेंडेंसी ऑफ केसेस आपको देखने को मिलती है सो उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। सो चैलेंज क्या है, जो पेंडेंसी है वो बेसिकली पब्लिक ट्रस्ट को इरोड कर देती है ना। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या करते हो, एफिशिएंसी क्रिएट करते हो। मान लीजिए आपने कोई केस किया और लास्ट 25 सालों से आपका कोई यहाँ पर डिसीजन नहीं निकला है, कोई जजमेंट नहीं आया, तो इवेंचुअली आपको तो ऐसा लगेगा नहीं कि यार यहाँ पर जस्टिस सिस्टम फेल्ड है। और जिस भी सोसाइटी में जस्टिस एज अ वर्च्यू नहीं है वो सोसाइटी कोलैप्स करेगी ही करेगी। और जस्टिस सिस्टम के सबसे एसेंशियल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन बनता है, इट इज दी हाई कोर्ट्स एंड दी सुप्रीम कोर्ट्स। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा पेंडेंसीज देखने को मिलती है जिसकी वजह से पब्लिक ट्रस्ट जो है वो इरोड हो जाता है, ठीक है ना। करंट स्टेटस एंड डेटा देख लेते हैं। तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं ओवर 4.4 करोड़ केसेस। तो कैन यू इमेजिन 4.4 करोड़ केसेस जो हैं वो यहाँ पर पेंडेंसी आपको देखने को मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट में 70,000 की पेंडेंसी है, हाई कोर्ट्स में 59 लाख केसेस की है और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में 4 करोड़ केसेस जो हैं वो पेंडेंसी है। सो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिलता है, डेटा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ एज ऑफ पेंडेंसी केसेस की बात करते हैं 5 से 10 साल ओल्ड एंड ओवर 10 ईयर्स ओल्ड आपको देखने को मिलते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो बैकलॉग ग्रोथ रेट जो है वो 2 to 3% एनुअली है और डिस्पोजल रेट है इट इज लो कंपेयर टू इनफ्लो। जितने केसेस आ रहे हैं उतने डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इतनी ज्यादा पेंडेंसी देखने को मिल रही है। सो अगेन डेटा एंड फैक्ट्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ कॉजेस क्या है, सबसे बड़ा क्रूशियल चैलेंज आता है कि क्यों इतनी पेंडेंसी आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। जजेस ही नहीं है, वेकेंसीज वेकेंट सीट्स पड़ी हैं, वहां पर जजेस ही आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इट इज इनएडिक्वेट जज स्ट्रेंथ। तो 21 जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, जबकि रेकमेंडेड कितने हैं 50 होने चाहिए हर मिलियन के पीछे, लेकिन है कितने 21, मतलब आधे से भी कम। तो पेंडेंसी अपने आप ज्यादा होगी, है ना। दूसरा आपको देखने को मिलता है वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, कोर्ट्स ऑपरेटिंग एट हाफ स्ट्रेंथ। सो आधी स्ट्रेंथ पे जो कोर्ट्स हैं वो आपको वर्क करते हुए दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है पेंडेंसी तो होगी ही होगी। नेक्स्ट प्रोसीजरल डिलेज आपको देखने को मिलते हैं, कुछ एडजर्नमेंट्स जिसको तारीख पे तारीख कहा जाता है, तारीख पे तारीख डल जाती हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है, डिजिटाइजेशन नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तीसरा आप देख सकते हैं लिटिगेशन एक्सप्लोजन, इंक्रीज लिटिगेशन हो गई है। अब कोई भी छोटा सा भी डिस्प्यूट होता है, कोई ना कोई एक इंसान बोल देता है मैं तो लिटिगेशन में जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे अगेंस्ट केस करूंगा। तो जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंक्रीज लिटिगेशन हो गई है। इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट्स में डिले कर दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। दूसरा इनएडिक्वेट लीगल एड सिस्टम है, लीगल एड सिस्टम इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से आपको ये डिलेज देखने को मिलते हैं। सोसाइटल फैक्टर्स भी हैं, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और दूसरा कल्चरल फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये पेंडेंसी ऑफ केसेस देखने को मिलते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेस। ना इम्पैक्ट को देख लेते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है पेंडेंसी का। सबसे पहले लिटिगेंट पे देख लेते हैं, जो बेसिकली केस डालता है, पेंडेंसी का जो इम्पैक्ट है उन पे क्या होता है। तो जस्टिस डिले है, उन पे एक फाइनेंशियल बर्डन आपको देखने को मिलता है, और मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस, बहुत ज्यादा आपको मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस देखने को गुजरने को मिलता है ड्यू टू दीज पेंडेंसी ऑफ केसेस। नाउ ऑन दी जुडिशरी की अगर बात करते हैं, क्रेडिबिलिटी इरोजन है।
अब उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भाई आप जस्टिस देने के लिए बैठे हैं लेकिन आप 25 सालों से जस्टिस दे ही नहीं रहे हैं। तो एक तरह से क्रेडिबिलिटी, जो पब्लिक ट्रस्ट है उन पे कम हो जाता है। जुडिशियल एफिशिएंसी में डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है। सोसाइटी पे इकोनॉमिक इंपैक्ट और सोशल स्टेबिलिटी का, क्योंकि सोसाइटी एज अ होल इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली जब प्रोग्रेस करेगी तभी हम कह सकते हैं एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हम रह रहे हैं। तो ऑन द सोसाइटी भी इसका आपको काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सो दीज आर द इंपैक्ट ऑन पेंडेंसी। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जज स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो, जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया जाए, केस मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाए जाए, यहाँ पर एडीआर को प्रमोट किया जाए, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को यहाँ पर प्रमोट किया जाए, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करो, जैसे ई कोर्ट्स की एक्सपेंशन करो, डिजिटल फाइलिंग करो, वर्चुअल हीलिंग करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो केसेस हैं वो जल्दी हम डिस्पोज ऑफ कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, मॉडर्नाइज करने की जरूरत है कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, रूरल और रिमोट एरियाज में फोकस करने की जरूरत है, लीगल एजुकेशन और अवेयरनेस देने की जरूरत है, और पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की जरूरत है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स बनाने की जरूरत है। तो एक तरह से ये वे फॉरवर्ड हो सकता है जिससे कि हम पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 2, जो एफिशिएंसी लैक कर रही है उस एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लैरिटी है? ठीक है, देन इज द कंक्लूजन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पेंडेंसी ऑफ केसेस को होलिस्टिकली पढ़ लिया है। दूसरा टॉपिक आपको देखने को मिलता है विच इज नालसा। ना अगेन इंपॉर्टेंट है, जब हम नालसा की बात करते हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत इसको बनाया जाता है, एंड इट इज द नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट, राइट ना। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है फॉर लीगल एड इन इंडिया। नाउ एज यू नो, हमने यहाँ पर आर्टिकल 39A को ऐड किया था डीपीएसपी के तहत, जिसके तहत आपको देखने को मिलता है फ्री लीगल एड, और फ्री लीगल एड के लिए सबसे फ्लैग बेरर इंस्टीट्यूट कौन सा बन जाता है? इट इज नालसा। तो आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं तो 1916 में लीगल एड स्कीम गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। 1976 में 39A को ऐड किया जाता है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें फ्री लीगल एड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। 1980s में CILAS अंडर जस्टिस भगवती बनाया जाता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में बनाया जाता है। 1995 में आपको नालसा इस्टेब्लिश होता हुआ दिखता है। 1998 में आपको परमानेंट लोक अदालत इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, और 2000 में आपको देखने को मिलता है लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वहां पर भी आपको ये क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए जिससे कि आप फैक्ट्स लिख पाए। क्लैरिटी है? नाउ अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं, क्या फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं? सबसे पहले ये क्या प्रोवाइड करता है? लीगल एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सो आप देख सकते हैं एक जो एडवोकेट है वहां पर रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलती है, जो प्रोसेस फी पेमेंट्स हैं उसमें रिडक्शन देखने को मिलती है, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कराई जाती है, एंड सो एंड सो फोर्थ। दूसरा, पार्टिसिपेशन इन PILs, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कल पढ़ा था, तो आप देख सकते हैं पार्टिसिपेशन करी जाती है PILs में। सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है मार्जिनलाइज्ड या वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। लोक अदालत और मेडिएशन यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। सो ADR मैकेनिज्म जो है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, वहां पर आप देख सकते हैं इसको प्रमोट किया जाता है और एक तरह से रिड्यूस किया जाता है जुडिशियल बर्डन को। लीगल अवेयरनेस प्रोवाइड करी जाती है, सेमिनार्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, यहाँ पर बहुत सारी आपको देखने को मिलती हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करवाई जाती हैं जिससे लीगल अवेयरनेस को बढ़ाया जाता है। नाउ विक्टिम कॉम्पनसेशन भी आपको देखने को मिलती है। सो आप देख सकते हैं सपोर्ट फॉर वुमेन विक्टिम्स एंड कॉम्पनसेशन स्कीम फॉर वुमेन विक्टिम्स। तो जो वुमेन विक्टिम्स हैं उनको कॉम्पनसेशन फंड एक तरह से बनाया गया है, और वो उस कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत जो भी वल्नरेबल हैं, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, उनको कॉम्पनसेशंस भी प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ नालसा। ना की प्रोग्राम्स डाल लेते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लीगल एड एंड असिस्टेंस आपको देखने को मिलती है। आउटरीच प्रोग्राम्स करे जाते हैं जिसमें लीगल राइट्स अवेयरनेस एक तरह से फैलाई जाती है। लोक अदालत एंड मेडिएशंस आपको देखने को मिलती हैं, कॉम्पनसेशन स्कीम। सो की प्रोग्राम्स कह लीजिए या की फीचर्स कह लीजिए नालसा के, वो आपको देखने को मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या उठता है? चैलेंजेस भी होंगे, ऑब्वियस ही बात है। जब हम नालसा के फीचर्स की बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस की बात करें, तो कुछ चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, तो फाइनेंशियल लिमिटेशन है। देखिए कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपको चाहिए क्या? पैसा, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से जो इफेक्टिविटी नालसा लेके आ सकता है वो नहीं आ पाती है। ठीक है, तो सबसे पहले है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। दूसरा, अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी। अब आपको लैक ऑफ अवेयरनेस देखने को मिलती है एलिजिबल सिटीजंस में। सिटीजंस को पता ही नहीं है कि हमारे पास फ्री लीगल एड की ऑप्शन है, तो इसीलिए भी आपको देख सकते हैं ये आपको चैलेंज देखने को मिलता है कि नालसा
कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो एज सच इतने आउटरीच नहीं हो सके जितने होने चाहिए थे। क्लैरिटी है। थर्ड, क्वालिटी ऑफ लीगल एड आपको देखने को मिलता है। सो कॉम्पिटेंस ऑफ लीगल एड, लॉयर्स कॉम्पिटेंस नहीं है, बहुत अच्छे लॉयर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज देखने को मिलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं, स्टाफ शॉर्टेजेस आपको देखने को मिलती हैं, पब्लिक परसेप्शन एंड ट्रस्ट। अब परसेप्शन क्या है कि भाई यहाँ पर जो आपको ये वकील देंगे ये क्या होगा, इनएफिशिएंट होगा, ये अच्छे से आपका केस नहीं लड़ेगा, तो पब्लिक ट्रस्ट ही नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर ये भी इशू है, पब्लिक परसेप्शन एंड ट्रस्ट। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, डिजिटल डिवाइड आपको देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स देखने को मिलते हैं, एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय लोक अदालत। अब प्रोसीजरल लिमिटेशंस और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं ना। लोक अदालत के जो भी जजमेंट्स होती हैं वो फाइनल एंड बाइंडिंग होती है, इसलिए लोगों को लगता है कि क्योंकि ये फाइनल एंड बाइंडिंग है वो अपील कर नहीं सकते हैं, इसीलिए लोग कहां पर जाना चाहते हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजरल कोर्ट्स हैं वहीं पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि जो लोक अदालत है वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट, जो प्रोमिनेंस ये बनना चाहती थी, अपॉर्चुनिटीज जो इनके पास थी वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं हो पाई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो इसलिए आपको प्रोसीजरल लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं लोक अदालत से। नाउ व्हाट आर द रिकमेंडेशंस? रिकमेंडेशंस क्या है? सबसे पहले अवेयरनेस बढ़ाओ, दूसरा इनका बजट बढ़ाओ, क्योंकि जब तक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहेंगे ये इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। तीसरा, लॉयर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, फेयर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करी जाए फॉर लीगल एड लॉयर्स, जो भी लीगल एड प्रोवाइड करते हैं लॉयर्स उनको एक फेयर रेम्यूनरेशन दी जाए। दूसरा, लोक अदालत को एक तरह से रिवाइज करने की जरूरत है, रिवाइज पावर्स एंड इंप्रूव प्रोसेसेस। पीएलवीज की अगर बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग और एक तरह से फेयर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करी जाए, स्टाफिंग को प्रॉपर किया जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी ले गए हैं, जैसे आपको दिशा देखने को मिलता है, न्याय बंधु प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, टेली लॉ सर्विसेज देखने को मिलते हैं, यहाँ पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम देखने को मिलता है, न्याय मित्र प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव चलाता है जिससे कि वो अवेयर कर सके कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, फ्री लीगल एड की अपॉर्चुनिटी है, राइट। सो दिस इज द गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स। डन, क्लैरिटी है। सो दिस वाज नालसा, अगेन इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम नालसा की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड कंक्लूजन की बात करते हैं तो उसको जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू आर्टिकल 39 क्लॉज 39A आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 14 व्हिच गारंटीज इक्वालिटी ऑफ लॉ, एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 1 व्हिच इज राइट टू लीगल कंसल्टेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। ना ऑब्वियसली बात है, ये आप स्टैटिक पोर्शन में पढ़ चुके होंगे, सो आई होप आपको ये फंडामेंटल राइट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट, कंक्लूजन की अगर बात करते हैं तो नालसा का रोल क्या है, एक तरह से एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना। ना जब हम जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो आपको 3 A's पता होने चाहिए। 3 A's का मतलब क्या है? सबसे पहले एक्सेसिबल होना चाहिए, दूसरा अफोर्डेबल होना चाहिए, और तीसरा अवेलेबल होना चाहिए। अब ये 3 A's जो हैं दे आर वेरी क्रूशियल, चाहे फिर वो जस्टिस सिस्टम हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हेल्थ केयर सिस्टम हो। तो जस्टिस सिस्टम को ये 3 A's बनने चाहिए। तो नालसा का काम ही क्या है? ये एक्सेसिबिलिटी एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी क्रिएट करता है, जिससे कि हर एक इंसान इक्वालिटी बन सके और हर एक इंसान एक्सेस कर सके किसको? जस्टिस सिस्टम को, ठीक है। सो दिस इज नालसा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है विच इज एडीआर, विच इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स। ना एडीआर की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 का, यहाँ पर आपको नेगोशिएशंस, मेडिएशन और रिकंसिलिएशन देखने को मिलती है। सीपीसी की अगर बात करते हैं, नो फी फॉर प्लीडिंग, सो नो फीस, यहाँ पर फीस नहीं अप्लाई करी जाती है। ट्रिब्यूनल्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आपको बेसिकली ये आप एडीआर मैकेनिज्म्स फॉलो करते हुए दिखते हैं। नॉन एडवर्सिबल मैकेनिज्म्स आपको देखने को मिलते हैं, बेसिकली यहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है, और सीजीआई ने कहा है कि जो एडीआर है वो असेंशियल है फॉर जस्टिस गोल्स। जस्टिस गोल्स के लिए एडीआर मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं और लिटिगेशन को एक तरह से कम करना चाहते हैं तो एडीआर मैकेनिज्म्स आर द फ्रूटफुल वे। सो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में आपको मेडिएशन, कंसिलिएशन, रिड्रेसल, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और एक तरह से इफेक्टिव भी है, और आप कह सकते हैं रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो भी फुलफिल हो जाएं, राइट। सो टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आर्बिट्रेशन कहां पर सबमिट करी जाती है? तो द ट्रिब्यूनल। बाइंडिंग डिसीजंस आपको देखने को मिलते हैं और लिटिल जुडिशियल इंटरवेंशन है। अपील्स वेरी रेयर, ठीक है। कंसिलिएशन की अगर बात करते हैं तो एक इम्पार्शियल थर्ड पार्टी यहां पर इन्वॉल्व होती है। यहां पर नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस हैं, म्यूचुअली अग्रीड सेटलमेंट्स होती हैं। मेडिएशन की अगर बात करते हैं तो एक इम्पार्शियल फैसिलिटेटर होता है, कोई डिसीजन नहीं बनाता है लेकिन एक तरह से पार्टीज को हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में और एक मुद्दे पे पहुंचने पे। नेगोशिएशंस की अगर बात करते हैं तो डिस्कशंस एक थर्ड पार्टी करवाता है और एक तरह से यहां पर भी आपको नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं।
सो एक तरह से कोशिश ये की जाती है कि जो जिन पार्टीज में डिस्प्यूट हुआ है उन पार्टीज को बिठाया जाए, बातचीत करी जाए और ये जो दो पार्टीज हैं ये अपने आप सुलह कर लें, ठीक है। सो दीज आर एडीआर मैकेनिज्म्स। टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, कुछ बाइंडिंग है, कुछ नॉन बाइंडिंग है, लेकिन काम इनका सबका एक ही है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जल्दी से जल्दी करवा पाए। क्लैरिटी है ना। एडवांटेज की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल है। अब जो पार्टीज हैं दे हैव कंट्रोल ओवर देयर सॉल्यूशंस। कोई थर्ड या जज यहाँ पर नहीं बैठा है कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, तो दोनों को बिठाया जाता है और दोनों रजामंद हो तो वहां पर सॉल्यूशंस को देखा जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है। क्रिएटिविटी है, एक तरह से इनेबल करता है क्रिएटिव सॉल्यूशंस। स्पेशल एक्सपर्टीज एग्जिस्ट करती है क्योंकि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को बिठाया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई प्रोसीजरल और इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी आपको दोनों को देखने को मिलती है। कोई प्रोसीजरल लॉज नहीं फॉलो करने हैं, ना सीपीसी फॉलो करना है, ना सीआरपीसी फॉलो करना है, तो कोई प्रोसीजरल लॉज नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जिससे कि आप आराम से अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेव टाइम। ऑब्वियसली बात है, फास्टर रेजोल्यूशन होगा क्योंकि यहाँ तो 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं जजमेंट के लिए, तो यहाँ पर आप जल्दी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी आपको देखने को मिलती है, एक तरह से जो भी पार्टीज की प्रिवेसी है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। नाउ अगर हम आर्बिट्रेशन प्रोसेस और लेजिस्लेशंस की बात करते हैं तो वो जान लेते हैं। सो आर्बिट्रेशन प्रोसेस इन इंडिया, इट इज गवर्न्ड बाय आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 एंड न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट ऑफ 2019। सो एक्ट्स याद रखने हैं। बाइंडिंग मैकेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं, नाउ दे आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। नाउ अमेंडमेंट एक्ट आपको 2019 का देखने को मिला। जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो प्रमोट करती है एडीआर मैकेनिज्म्स को, ग्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करती है आर्बिट्रेटर्स को, और रेपोजिटरी है जजमेंट्स की, और एक यूनिफॉर्म आर्बिट्रेशन स्टैंडर्ड को फॉर्म करती है। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, इट इज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशंस। टाइम रिस्ट्रिक्शंस की अगर बात करते हैं तो रिटन सबमिशंस विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर आपको रेजोल्यूशन करना है। तो एक तरह से स्पीडियर जस्टिस के लिए ये एडीआर मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ पॉजिटिव्स ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं इसमें अमेंडमेंट के पॉजिटिव्स क्या हैं और कंसर्न्स क्या हैं। पॉजिटिव्स की अगर बात करते हैं तो टाइम बाउंड प्रोसेस है। सो एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाता है। मान लीजिए दो कंपनीज में कोई डिस्प्यूट हुआ है और यहाँ पर ये आर्बिट्रेशन के लिए मूव करते हैं। जब ये आर्बिट्रेशन के लिए मूव करते हैं तो उनको पता है जल्दी से जल्दी जस्टिस चाहिए, 6 महीने का टाइम बाउंड यहाँ पर दे रखा है, तो इससे होगा क्या, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ेगा एंड ज्यादा से ज्यादा पार्टीज यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहेंगी, मींस यहाँ पर आके इन्वेस्ट करना चाहेंगी। क्लैरिटी है। नेक्स्ट, ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब। सो पोटेंशियल टू मेक इंडिया प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। मान लीजिए कोई और नेशन की कंपनीज हैं और वो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंडिया में आके करवाना चाहती हैं, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरह से जो इंडिया है वो एक हब बन जाएगा आर्बिट्रेशन का, ठीक है। सो इसलिए ये पॉजिटिव देखने को मिलता है। रिड्यूसेस एक्सटर्नल आर्बिट्रेशन। सो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व विद इन इंडिया वर्सेस लंदन, सिंगापुर, हांगकांग, इंडिया में ही आप रेजोल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज मिल जाती है कि आपको कोई फॉरेन डेस्टिनेशन पे नहीं जाना पड़ता है। सो ये आपको पॉजिटिव्स देखने को मिलते हैं, बट कुछ कंसर्न्स भी हैं क्योंकि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की डोमिनेंस देखने को मिलती है। सो आप देख सकते हैं जो अपॉइंटमेंट्स हैं दे मेनली इंक्लूड गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, जो गवर्नमेंट की सेक्रेटरीज हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। बायस रिस्क है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो बैठे हैं, तो बायसनेस किसकी तरफ होगी, जो इंडियन कंपनीज है। मान लो कोई इंटरनेशनल कंपनी है, उसका डिस्प्यूट इंडियन कंपनी के साथ होता है और यहाँ पर आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो इंडियंस बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको बायस रिस्क देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। ऑपरेशनल इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। लिमिटेड इंडिपेंडेंस है किसकी, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस की। सो इसीलिए कुछ कंसर्न्स भी हैं और कुछ पॉजिटिव्स भी आपको देखने को मिलते हैं। क्लैरिटी है। सो दीज वर दी एडीआर मैकेनिज्म्स। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज नेक्स्ट थीम पे मूव करते हैं, व्हिच इज लोक अदालत। ना लोक अदालत की अगर बात करते हैं तो ये भी किसका पार्ट है, ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ही पार्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोसीजरल लॉज को फॉलो नहीं करना होता है। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, नालसा ही करता है, और ये प्रिसाइड किया जाता है रिटायर्ड जजेस के, सोशल एक्टिविस्ट के और लीगल प्रोफेशनल्स के थ्रू। ना ऑर्गेनाइज ये हर लेवल पे, चाहे फिर नेशनल लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे तालुक लेवल हो, वहां पर भी आपको ये लोक अदालत देखने को मिलती है। अवार्ड जो होता है वो बाइंडिंग एंड फाइनल होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द जजमेंट दैट इज गिवन बाय द लोक अदालत, इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग, राइट। कोई कोर्ट फीस नहीं होती है, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर्स आपको देखने को मिलते हैं, बट इट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। नाउ जो डिस्प्यूट में हैं, अगर वो अग्री करती हैं, दोनों पार्टीज अग्री करती हैं कि हाँ जी हम लोक अदालत के थ्रू अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना चाहते हैं, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो दोनों पार्टीज को यहाँ पर कंसेंट देना पड़ेगा, तभी लोक अदालत में आप जा सकते हैं
और लोक अदालत की जो जजमेंट्स होंगी वो होंगी फाइनल एंड बाइंडिंग, कोई प्रोसीजरल लॉ फॉलो नहीं करना होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ही अप्लाई होता है, राइट ना। एडवांटेजेस क्या है इसकी, बहुत सारी एडवांटेजेस है। सबसे पहले कंसेंसस और कॉम्प्रोमाइज के थ्रू यहाँ पर सेटलमेंट्स करवाई जाती हैं, स्पीडी और कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है। फाइनलिटी क्लॉज आपको देखने को मिलता है, एक तरह से डिस्पोजल ऑफ केसेस का होता है, क्यों, क्योंकि इनके जो जजमेंट्स होती है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होती है, अब कोई अपील नहीं है, तो यहाँ पर डिस्पोज हो जाएगा केस आपका, ठीक है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल और टेक्निकल लीगल टेक्निकलिटीज में नहीं जाया जाता है, एक तरह से बर्डन रिड्यूस करता है ये कोर्ट्स पे। कंसिलिटरी रो है, इसमें क्या किया जाता है, सपोर्ट्स पुअर अगेंस्ट डीप पॉकेट्स, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज और भोपाल गैस ट्रेजेडी में यहाँ पर काफी ज्यादा क्रूशियल रोल निभाया था यहाँ पर। स्पीड एनहांसेस जस्टिस डिलीवरी, ऑब्वियसली बात है, जो स्पीड है, स्पीड जस्टिस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा और पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। सो ये आपको एडवांटेजेस देखने को मिलती हैं, बट ऑब्वियसली बात है कुछ लिमिटेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, क्यों, सबसे पहला लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, सो जो कंडक्टेड इट इज कंडक्टेड इन ओपन कोर्ट्स, तो कॉन्फिडेंशियलिटी या अनोनिमिटी नहीं रहती। नॉट कंप्लीटली इनफॉर्मल, इनफॉर्मल ऐसा भी नहीं है कि भाई आप जाके बातचीत करके आ गए और अपने अपना केस सुना दिया, तो ये इनफॉर्मल ऐसा नहीं है कि फुली इनफॉर्मल है। ऑर्गेनाइज्ड अंडर ट्रेडिशनल कोर्ट फ्रेमवर्क, लो अवेयरनेस, ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, लिमिटेड पब्लिक अंडरस्टैंडिंग है लोक अदालत प्रोसेस की, कोर्सिव सेटलमेंट्स हैं, जो पुअर हैं दे आर ऑफन फोर्स्ड इनटू सेटलमेंट्स फेवरिंग द पावरफुल। सो यहाँ पर क्योंकि कंसिलिएशन की बात करी जाती है, तो एक तरह से जो पुअर लोग हैं उनको कंसिलिएट करने के कहा जाता है, किसके साथ, रिचर के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरह से बायसनेस या कोर्सिव सेटलमेंट्स एक तरह से लिमिटेशन बन जाता है किसका, लोक अदालत का, ठीक है जी। सो दीज आर लिमिटेशंस। नाउ व्हाट इज द रिकमेंडेशन, क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, सबसे पहले परमानेंट लोक अदालत बनाई जाए, सो एस्टैब्लिश इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, पीएसयूज एंड डिपार्टमेंट्स, वहां पर परमानेंट लोक अदालत बनाई जानी चाहिए। लीगल लिटरेसी देनी चाहिए, एक तरह से अक्रेडिटेशन दो एनजीओस को टू स्प्रेड अवेयरनेस। दूसरा, जुडिशियल सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए, ट्रेन जुडिशियल ऑफिसर्स अबाउट लोक अदालत प्रोसेस। तीसरा, अवेयरनेस कैंपेन्स फैलाओ, एक तरह से डिसेमिनेट करो इंफॉर्मेशन अबाउट लोक अदालत। So these are some of the recommendations that can help to explore लोक अदालत। क्लैरिटी है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राम न्यायालय टॉपिक। ना ग्राम न्यायालय as the name suggests these are village courts। ना जब हम ग्राम न्यायालय की बात करते हैं तो इट इज एस्टैब्लिश फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, सो ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत को इकट्ठा करा जाता है और वहां पर ग्राम न्यायालय बनाई जाती है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कंसल्टेशन करी जाती है हाई कोर्ट्स के द्वारा, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको कहा जाता है न्याय अधिकारी, या इंपॉर्टेंट है न्याय अधिकारी, ठीक है। इसके पास सेम पावर्स होती हैं जैसे एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास होती हैं, सेम सैलरी है और बेनिफिट्स भी सेम ही हैं। जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पास दोनों ही केसेस हैं, सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन दोनों एग्जिस्ट करती हैं। लिमिटेशंस की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं नो सेंटेंस एक्सीडिंग 2 years इम्प्रिजनमेंट, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं दे सकते हैं जहां पर 2 साल से ज्यादा की आपको सजा देखने को मिलती है। नो डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है जी। नाउ अगर जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो सिविल जुरिस्डिक्शन और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन दोनों एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम सिविल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो ये ऑल सूट्स अंडर पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल, जैसे कि सच ऑफ सिविल डिस्प्यूट, जैसे राइट टू परचेज अ प्रॉपर्टी, कॉमन पैस्चर एक्सेट्रा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ये सबको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। To try all classes of claims notified by central or state governments under part 2। अब part 2 में क्या है, जैसे claims and disputes under central and state statutes and when notified। तो सिविल jurisdiction के पास ये वाली टाइप ऑफ की एग्जिस्ट करती है। ऐसे क्रिमिनल jurisdiction की अगर बात करते हैं तो पार्ट 1 में क्या है, जैसे such offenses not punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years, theft, receiving relating stolen money if the above value does not exceed 20,000। तो ये उन केसेस को, उन क्रिमिनल केसेस को ले सकते हैं जहां पर डेथ पनिशमेंट नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, मतलब सिंपल पेटी केसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पार्ट 2, सच एज ऑफेंसेस ऑफ द रिलीफ अंडर पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, तो यहाँ पर जो भी आपको स्टैट्यूटरी लॉज देखने को मिलते हैं उनको भी ये इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो सिविल जुरिस्डिक्शन एंड द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, क्लैरिटी है। नाउ इश्यूज क्या फेस करता है ग्राम न्यायालय, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट एपथी, स्टेट गवर्नमेंट को परवाह ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं सेटिंग अप नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी तो है नहीं, तो इसलिए स्टेट्स एक तरह से नलिफाई कर देती है, ग्राम न्यायालय बनाती ही नहीं। ओनली 15 स्टेट्स हैव नोटिफाइड देम, सिर्फ 15 स्टेट्स ने ही इसको नोटिफाई किया है।
दूसरा, हाफ आर येट टू बी ऑपरेशनलाइज्ड। अब इसमें से भी आधी ऐसी हैं जो ऑपरेशनलाइज ही नहीं है। तो एक तरह से स्टेट का क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंडेटरी तो है नहीं। सो इसलिए स्टेट्स की एपैथी आपको देखने को मिलती है। नेग्लिजिबल इंपैक्ट ऑन पेंडेंसी, कोई पेंडेंसी पे नेग्लिजिबल इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है क्योंकि लिमिटेड सक्सेस आपको देखने को मिलता है रिड्यूसिंग दी बैकलॉग ऑफ द केसेस। ऑपरेशनल इश्यूज हैं, पार्ट टाइम फंक्शनिंग हो रही है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, सिट्स फ्रीक्वेंटली। दूसरा, जुरिसडिक्शन कंस्ट्रेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन है विद रेगुलर कोर्ट्स के साथ कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन आपको देखने को मिलती है। रिसोर्स शॉर्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज है, और ऐसे ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। सेंट्रल असिस्टेंस लास्ट 3 years, ठीक है, सर्वाइव्स ऑन स्टेट ग्रांट्स देयर आफ्टर। 3 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर फंड देती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट पे की फंड्स पे ये निर्भर रहते हैं। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं दे आर नॉट वेरी एफिशिएंट, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस दैट आर रिलेटेड टू ग्राम न्यायालय। डन, क्लैरिटी है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक विच इज ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। नाउ एज यू नो, जब हम ट्रिब्यूनलाइजेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 323A-B दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें फास्टर एडजुडिकेशन चाहिए थी, पेंडेंसी ऑफ केसेस को यहाँ पर रिड्यूस करना था, कोर्ट का बर्डन रिड्यूस करना था, जिसकी वजह से हमने ट्रिब्यूनल्स बनाए। तो आप देख सकते हैं इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रेकमेंड किया था। तो आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज बैकलॉग इन हाई कोर्ट्स और रेकमेंडेड आर्टिकल 323A एंड B। सो एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर आपको 2 आर्टिकल्स ऐड होते हुए दिखे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 323A एक्सक्लूसिव पावर टू पार्लियामेंट, 323B पावर्स टू बोथ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स कोई भी एग्जिस्ट करते हैं तो आप 323A के तहत आप पर कैट के पास जा सकते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की अगर बात करते हैं तो बेस्ड ऑन 42nd अमेंडमेंट एंड इसको इनैक्ट किया गया है एक्ट से, विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैट विच इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और ऐसे ही सैट बनाया जाता है विच इज स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन की बात करते हैं, अब आर्टिकल 323B के तहत सो एनी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई और डिस्प्यूट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो 323B के तहत ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। कोई भी बना सकता है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर बनाए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट मैटर्स आर नॉट एक्सक्लूसिव एंड लेजिस्लेचर्स कैन क्रिएट ट्रिब्यूनल्स फॉर सब्जेक्ट्स इन द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में जो एग्जिस्ट करता है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो बना सकते हैं। नाउ अगर हम रैशनलाइजेशन की बात करते हैं तो देयर इज अ नीड टू रैशनलाइज ट्रिब्यूनल्स। सो ऐसा क्यों है, तो आप देख सकते हैं ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2021 को पेश किया गया था। इट स्क्रैप्ड मल्टीपल ट्रिब्यूनल्स इन फेजेस, बहुत सारे जो ट्रिब्यूनल्स एग्जिस्ट करते थे उसको फेजेस में स्क्रैप डाउन कर दिया। इश्यूज क्या करे गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या इश्यूज दिए, सबसे पहले नो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन हाई कोर्ट पेंडेंसी। उन्होंने बोला कि भाई हमने ट्रिब्यूनल्स इतने सारे बना दिए लेकिन कोई इसकी पेंडेंसी पे कोई फर्क नहीं आया, हाई कोर्ट्स में आज भी आपको वही पेंडेंसी देखने को मिलती है। दूसरा, डिलेड जस्टिस डिलीवरी है, अभी जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये भी अपनी जस्टिस सिस्टम को एक्सपर्टाइट नहीं कर पा रहे, जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरा, तीसरा हाई एक्सपेंसेस है, क्योंकि आप ट्रिब्यूनल्स को सेटअप करना, उसको मेंटेन करना, उसमें पैसा लगता है और फायदा कुछ हो नहीं रहा, पेंडेंसी ऑफ केसेस अभी भी रिड्यूस नहीं है। तो इसलिए आपको देखने को मिला कि इसको क्या कहा गया, एक तरह से ट्रिब्यूनल्स को रिफॉर्म बिल 2021 को पेश किया गया। दूसरा, टर्म ऑफ ऑफिस, अब चेयरपर्सन की अगर बात करते हैं तो 4 years till 70 years, मेंबर्स 4 साल या 67 years, मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट इट इज 50 years। ये आपको एक तरह से टर्म ऑफ ऑफिस देखने को मिलता है। नाउ प्रॉब्लम्स विद रैशनलाइजेशन, जो रैशनलाइजेशन मतलब जब स्क्रैप डाउन किया गया तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले इंक्रीज्ड वर्कलोड, सो आप देख सकते हैं फ्यूअर ट्रिब्यूनल्स लीड टू हायर पेंडेंसी, स्लोअर डिस्पोजल ऑफ केसेस हो जाता है। दूसरा, नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स को अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इससे होता क्या है, एडजुडिकेशन प्रोसेस और डिले हो जाता है। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस आपको देखने को मिलती है, अब ट्रिब्यूनल की अपॉइंटमेंट कमेटी में इंडिपेंडेंस नहीं है, अब इसकी वजह से जो जजमेंट की क्वालिटी होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है, एक तरह से यंग टैलेंट को नहीं लाया जाता क्योंकि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 50 साल। अब जो यंग टैलेंट है, यंग लॉयर्स हैं या यंग जजेस हैं, उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाता है। तो इसमें आपको इसीलिए इश्यूज देखने को मिलते हैं। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स विद रैशनलाइजेशन। क्लैरिटी है, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ अ जुडिशरी। अगेन ऑलमोस्ट वीव कवर्ड एवरी टॉपिक जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है या आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि थीम्स आपको इंपॉर्टेंट करनी है, ठीक है।
सो आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दैट इज जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स as envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify the powers of the judiciary to legislate. Judiciary के पास powers क्या हैं? To legislate, जिसको judicial activism कहा जाता है, right? Also highlight the scope of judicial activism in India, right? Next question, the collegium system for the appointment of judges has been criticized for the lack of transparency and accountability. Analyze the need to reform in the judicial appointment process in India. Simple question, हमने यहाँ पर collegium system के बारे में पढ़ा था। ऐसे यूपीएससी मेंस 2022 के बारे में आप देख सकते हैं, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम फेसेस पेंडेंसी ऑफ केसेस एट ऑल लेवल्स व्हिच इम्पेयर्स इट्स एबिलिटी टू इंप्रूव टू प्रोवाइड टाइमली जस्टिस। डिस्कस द चैलेंजेस। सिंपल क्वेश्चन, हमने इसको भी डिस्कस किया है। हाउ फार डू यू थिंक द रीसेंट स्टेप्स हैड टेकन द जुडिशरी मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल हैव बीन सक्सेसफुल? डिस्कस। ऐसे 2021 का आप देख सकते हैं, एग्जामिन द रोल ऑफ जुडिशरी इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। सो फेडरलिज्म को कैसे ये प्रमोट कर रही है उसके बारे में आपसे पूछा गया। Judicial accountability is essential for maintaining the independence of judiciary. Discuss in the light of recent debates in judicial reforms. Judicial reforms के बारे में पूछा गया। Again simple questions है, कोई ऐसा tedious question आपको नहीं देखने को मिलता है। So एक एक करके हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। So पहला आप देख सकते हैं, judicial legislation and judicial activism के बारे में बात की गई है। तो आप देख सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो डिवीजन ऑफ पावर्स आपको देखने को मिलती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इट इज नॉट एब्सोल्यूट, बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर होल्ड होती है टू अपहोल्ड जस्टिस। सो जुडिशरी इंटरप्रेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। एज यू नो, जो जुडिशरी है उसको बेसिकली किसका जिम्मा दे रखा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना है, तो आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जुडिशियल लेजिस्लेशन, तो जस्टिफिकेशन फॉर जुडिशरी टू लेजिस्लेट, जैसे इंटरप्रेटिंग एम्बिगुअस लॉज। जो एम्बिगुअस लॉज हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो वहां पर कौन इंटरफेयर करता है? इट इज द जुडिशरी। दूसरा, फिलिंग लेजिस्लेटिव वॉइड्स व्हेन लॉज आर एब्सेंट। अब लॉज जब है ही नहीं, जैसे एनजीटी की बात करी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जब बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है 2010 में, उससे पहले रिकमेंडेशन किसने दी थी? इट वाज जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी वो वॉइड को क्या करता है? फुलफिल करता है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। अब प्रोटेक्ट करना, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर एक्चुअली में कौन बन जाता है? जुडिशरी, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है। सो जुडिशियल एक्टिविज्म की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो अब वी डिस्कस्ड प्रोएक्टिव रोल आपको देखने को मिलता है। लैंडमार्क केसेस भी हैं, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसको हमने पढ़ा भी है। केशचंद्र भारती केस, एमजी मेहता केस आपको देखने को मिलता है। क्रिटिसिज्म भी आपको जुडिशियल एक्टिविज्म का देखने को मिलता है, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच में एक बिल्कुल पतली सी लाइन है। तो कई बार ऐसा होता है कि जुडिशरी ओवररीच कर देती है, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है किसमें? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में, ठीक है। सो अगेन इससे आप अपना आंसर बना सकते हैं। एनीवेज, जब आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, आप इस माइंड मैप को देख सकते हैं। अभी आपको माइंड मैप बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल कि आप जब भी ये सेशन देखने के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको पीडीएफ में क्लैरिटी से पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है, तो आई डिडंट वांट टू स्प्लिट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आपको एक ही आपको स्लाइड में देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पे बारे में पूछा गया था, क्योंकि ये कहा गया था कि ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं, कोलेजियम सिस्टम की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, प्रोसेस बता सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, सेकंड जजेस केस में आपको देखने को मिलता है। क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहले लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। दूसरा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तीसरा, कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। ये जुडिशियल ओवररीच की तरफ मूव कर सकता है। रिफॉर्म्स की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करो, अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करो, बैलेंसिंग पावर्स को मेंटेन करो, और मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। ये हम सब पढ़ चुके हैं बच्चे, हमने जैसे ही थ्योरी की थी हम ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आपको जस्टिफिकेशन दे रखी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज पेंडेंसी ऑफ केसेस। अभी हम पढ़ के हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं चैलेंजेस क्या एग्जिस्ट करते हैं और क्या इंपैक्ट है, हम दोनों ही पढ़ के आए हैं। चैलेंजेस की अगर बात करते हैं तो ओवरबर्न जुडिशरी आपको देखने को मिलती है। प्रोसीजर इतना लंबा लंबा होता है जिसकी वजह से डिलेज हो जाते हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बना हुआ है। तीसरा, लो जज टू पॉपुलेशन रेशियो आपको देखने को मिलती है। एज आई टोल्ड यू 21 जजेस हैं पर मिलियन, जबकि होने कितने चाहिए? 50, आधे से भी कम है। तो यहाँ पर आप डेटा भी लिख सकते हैं। फ्रिवलेस लिटिगेशन आपको देखने को मिलती है। अननेसेसरी, कोई ट्रिवियल केसेस के लिए भी यहाँ पर एक तरह से लिटिगेशन कर दी जाती है, तो इसकी वजह से भी ओवरबर्डनिंग हो रही है। इम्पैक्ट क्या है कि यहाँ पर कोई टाइमली जस्टिस आपको नहीं मिल पाता है। पब्लिक ट्रस्ट लूज होता है। सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देखने को मिलते हैं।
आप यहाँ पर मेजर्स भी लिख सकते हैं। सबसे पहले जुडिशियल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करो, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करो, केस मैनेजमेंट सिस्टम लेके आओ, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करो एंड सो एंड सो फोर्थ। ये हम अभी पढ़ के आए हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुडिशरी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं रीसेंट स्टेप्स क्या लिए गए हैं। सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग करी गई है किसकी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स की। पब्लिश करा जाता है कोलिजियम रेजोल्यूशंस, डिजिटाइजेशन करी जा रही है कोर्ट्स की, और जुडिशियल डेटा ग्रिड बनाया जा रहा है जिससे कि पब्लिक एक्सेस मिल पाए पेंडेंसी ऑफ केसेस पे। तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये स्टेप्स लिए गए हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं ये ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए, ऐसे ही स्टेप्स, रीसेंट स्टेप्स फॉर अकाउंटेबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या किया गया है, आरटीआई एक्ट एप्लीकेबिलिटी, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर नाउ आरटीआई है। दूसरा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करी जाती है, तो मॉनिटर किया जाता है हर जज की परफॉर्मेंस। जुडिशियल स्टैंडर्ड्स और अकाउंटेबिलिटी बिल ये प्रपोज्ड है, बट हाँ ये बिल प्रपोज किया गया है जिससे कि क्या किया जाए, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए जाए जिससे कि इनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बढ़े। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द रीसेंट स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नाउ सक्सेस बात कर लेते हैं। तो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी हुई है, इंप्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी हुई है, बट चैलेंजेस अभी भी रिमेन करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस टू लाइव स्ट्रीमिंग। अब मिस इंटरप्रिटेशन का डर रहता है, इसीलिए रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलती है। दूसरा, कोलिजियम की ओपेसिटी आज भी आपको देखने को मिलती है, कोलिजियम सिस्टम को एक ओपेक सिस्टम कहा जाता है। तीसरा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। अब एक तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, अकाउंटेबिलिटी, तो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर है। दूसरा, इनकम्प्लीट डिजिटाइजेशन है, डिजिटाइजेशन करी तो है बट अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करता है जहां पर डिजिटाइजेशन नहीं करी गई है। ठीक है, नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, तो आप यहाँ पर वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, फुल इंप्लीमेंटेशन करो ई कोर्ट्स का, रोबस्ट मैकेनिज्म हो कंप्लेंट्स का, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए स्टेप्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए। क्लैरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, रोल ऑफ जुडिशरी इन अपहोल्डिंग फेडरलिज्म इन इंडिया। कैसे जो जुडिशरी है वो फेडरलिज्म को अपहोल्ड कर रही है। तो आप देख सकते हैं फेडरलिज्म की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, रोल ऑफ जुडिशरी क्या रहा है, क्योंकि इट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जिम्मेवारी ही किसकी है, जुडिशरी की। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से आपके फेडरलिज्म का फैक्टर बन जाता है, और उसका प्रोटेक्टर कौन बन जाता है, जुडिशरी। सो आप देख सकते हैं गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ओरिजिनल जुरिसडिक्शन किसके पास है, इट इज विद द सुप्रीम कोर्ट। तो फेडरलिज्म को प्रमोट करता हुआ आपको ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का पार्ट भी देखने को मिलता है। अप होल्डिंग डिविजन ऑफ पावर्स, अब जो डिविजन ऑफ पावर्स है दैट इज शेड्यूल 7 में जो लिस्ट दे रखी है उसको अपहोल्ड करने के लिए एक्चुअली में प्रोटेक्टर उसका कौन है, इट इज द जुडिशरी। तो फेडरलिज्म को ऐसे भी प्रमोट करता है। प्रोटेक्टिंग स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट की ऑटोनॉमी जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लैंडमार्क केसेस आप देख सकते हैं, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केश नंदा भारती केस एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरह से फेडरलिज्म को प्रमोट किया गया है। चैलेंजेस भी हैं कुछ, जैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलती है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो स्टेट्स की है वो सेंटर के ऊपर है, जो रोल ऑफ गवर्नर है आज भी आपको कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिलता है। तो देयर आर सम ऑफ द चैलेंजेस टू। क्लैरिटी है, अगेन इजी क्वेश्चन था, अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस इन इंडिया। तो ये कहा जाता है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, क्योंकि जब हम जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं मतलब जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करे, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है तो वो किस में आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, क्या इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए इट इज वेरी क्रूशियल कि अकाउंटेबिलिटी हो, बट कॉन्फ्लिक्ट किस में आ जाता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब रिलेशन देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर इंडिपेंडेंस है तो जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, असेंशियल फॉर इम्पार्शियल जस्टिस, इम्पार्शियल जस्टिस के लिए क्रूशियल है। लेकिन जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो जजेस को किसी ना किसी के ऊपर तो अकाउंटेबल होना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो अकाउंटेबिलिटी शो करनी पड़ेगी, तभी तो पब्लिक ट्रस्ट गेन होगा, नहीं तो पब्लिक ट्रस्ट ही नहीं गेन होगा। तो इसीलिए दोनों ही क्रूशियल हो जाते हैं, तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। सो रीसेंट डिबेट्स आप देख सकते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स में, जैसे कोलिजियम सिस्टम में रिफॉर्म करने की जरूरत है, आरटीआर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने की जरूरत है, एलिगेशंस लगाई जाती हैं करप्शन की, किसमें, जुडिशरी में भी। सो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, तो डिबेट्स इसीलिए हैं। तो प्रपोज क्या है, जैसे एनजैक आपको पता ही है, यहाँ पर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाया भी गया था, लेकिन उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। जुडिशियल परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करी जाए, कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाए जुडिशरी के लिए, और कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म हो। तो अगर आपको किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट करनी है तो वो आप कर सके, क्योंकि उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी
एक तरह से बढ़ानी है, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंजेस भी हैं। अब जैसे ही आप अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते हैं तो किसका डर हो जाता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे घात है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस व्हाइल इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी। तो वे फॉरवर्ड क्या है, एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खत्म कर दो, क्योंकि अगर जुडिशियल इंडिपेंडेंस खत्म कर दी तो जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगी और प्रॉपर जस्टिस नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए एक बैलेंस करने की जरूरत है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की भी जरूरत है और जुडिशियल इंडिपेंडेंस की भी जरूरत है। क्लैरिटी है, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। अगेन सिंपल क्वेश्चन थे, हमने जितनी भी थ्योरी रीड करी है हमने यही थ्योरी रीड की थी, उसी में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और हमारा मकसद भी यही है कि बेसिकली हम PYQs को एक गाइडिंग पाथ लेते हुए उन थीम्स को सेग्रीगेट करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस वाज जुडिशरी ऑल अबाउट। आपको 2 पार्ट्स में देखने को मिला है। जो आज पार्ट देख रहे हैं प्लीज आई रिक्वेस्ट आप पार्ट 1 भी देखिए, जुडिशरी पार्ट 1 एंड जुडिशरी पार्ट 2। वहां पर आपका जुडिशरी जो है एज अ होल कंप्लीट हो जाता है। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू वेरी मच।